हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम धारा 16 से लेकर 25 तक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम धारा 15 तक पढ़ चुके हैं। अब धारा 16 से 25 शुरू हो रही है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, मैंने बहुत आसान भाषा में लिखा है। आप एक्ट में देखेंगे थोड़ी टफ लैंग्वेज है। मुझे लगता है कि बहुत एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको याद रटने की जरूरत ही नहीं है। जैसा मैं समझा रहा हूं उसको आप वैसे समझ लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक बार एक्ट भी देखने की जरूरत है तो आप अपने सामने बाद में बुक रख सकते हैं, अभी साथ में बुक रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। हालांकि वो लैंग्वेज इतनी टफ है कि आपको आसानी से समझ में आएगा नहीं। मैंने कोशिश किया इसको आसान भाषा में आपके सामने पेश करने की, और सवाल आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। जो सवाल आना है वो इन्हीं में से मिल जाएगा। जहां पर धारा की जरूरत होगी वहां पर मैं बता दूंगा भाई यहां से धारा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ये धारा पूछी जा सकती है। उस धारा में क्या मेन पॉइंट मैंने लिख दिया, वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, धारा 16 इसके बारे में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में, इस धारा को आप यहां पर याद कर लीजिए। इस पर मैं इंपॉर्टेंट लगा तो धारा स्पेशली पूछा जा सकता है कि धारा 16 में क्या है। ठीक है, स्पेशली धारा 16 के बारे में मेंशन किया जा सकता है। तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उन धारा को आप पढ़ लेना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखो अभी हमने यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के बाद नगर पालिका के जो भी चुनाव है, निर्वाचन का मतलब है चुनाव, कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अब यहां से हायरार्की चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के बाद कौन आता है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर आता है। इसको सीईओ, हालांकि सीईओ हो सकता है अलग अलग, इसलिए आप इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी नाम से याद रखेंगे। क्लियर है? कौन नियुक्त करता है? यहां पर नाम निर्दिष्ट करता है, यह नियुक्त की बजाय राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट है इसकी, है ना। एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, उनको मनोनीत किया जाता है यहां पर कि ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। ठीक है, काम क्या होता है? एक तरह से मैंने यहां पर इनके कार्य लिख दिया, तो इसको एक तरह से हम इसको लिख कार्य है। क्या कार्य है? कार्य में देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, उसके सुपरविजन में, सुपरिटेंडेंस में, निदेशन में और नियंत्रण में यह कार्य करता है। तो ध्यान रखना, हायरार्की की बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी आ रहा है। समस्त निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करता है। देखो, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, अब मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था, एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वो नामावलियों को यहाँ पर तैयार करता है, लेकिन उस तैयारी हुई उसका पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण का मतलब सुपरविजन, इसका काम सुपरविजन करने का, तैयार करने का काम यहाँ पर नहीं है। तैयार करने का काम यहाँ पर आप देखेंगे, यहां पर तैयार सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, यहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ये करते हैं, लेकिन इनका काम है पर्यवेक्षण करना। समस्त निर्वाचनों के संचालन का, जो भी निर्वाचन चलेंगे उनका, समस्त निर्वाचनों का पर्यवेक्षण कर, प्रोविजन, और ऐसी अन्य जो भी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, ऐसा कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये हमें यहाँ पर, ये इनके कार्य हो गए। अब नेक्स्ट धारा 17 में क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी। इस पर भी आप इंपोर्ट लगा दीजिए, यहां पर भी आ सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी। देखो, ये हायरार्की है, सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी। अब यहां से हायरार्की में कंफ्यूजन नहीं होना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी आ रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी, तो आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है? प्रत्येक जिले के लिए जब जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्यतः जो वहां के जिला कलेक्टर होता है उन्हीं को जिला निर्वाचन अधिकारी वहां पर बना दिया जाता है, ये सामान्य। तो प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार के परामर्श से ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यक होने पर, ध्यान देना, आवश्यक होने पर किसी जिले के लिए एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नाम कर सकता है। तो एक से अधिक भी हो सकता है, और साथ ही वो क्षेत्र भी निर्दिष्ट करेगा भी किसकी अधिकारिता कहां पर होगी। जब एक से ज्यादा जिला निर्वाचन अधिकारी होगा तो किसकी क्षेत्राधिकारिता कहां पर होगी वो भी यहां पर तय हो जाएगा। कार्य क्या है? अभी हमने यहां पर देखा कि हायरार्की क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग, फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी किसके निर्देशन में काम करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में रहते हुए जिले की नगर पालिका में निर्वाचन के संचालन के संबंध में सभी कार्यों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना और उसका सुपरविजन करना। देखो, निचले स्तर पर तो जो भी वहां पर निर्वाचन अधिकारी वो काम करेंगे, लेकिन उनका सुपरविजन करना जिला निर्वाचन अधिकारी का काम होता है। और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन जो राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे जाए। तो ये दो धाराएं 16 और 17, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं धारा 18, 19 में कोई विशेष बात नहीं। धारा 18 में लिखा हुआ है, स्थानीय प्राधिकारी और राज्य के अन्य जो भी संस्था है निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर
होने पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो वहां पर ग्राउंड लेवल पर काम करता है को स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे, कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और ये सारे कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। मतलब देखो यहां पर आपको पता है, आप ये कॉमन सी बात है, आपको पता होगा जब चुनाव होते हैं तो जो सारे राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वो एक तरह से इनके अंडर में आ जाते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में आ जाते हैं, वो उनके अधिकारी बन जाते हैं। फिर ना राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। तो ये मान लिया जाता है कि वो उनके डेप्यूटेशन पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे कोई राज्य निर्वाचन आयोग पूरा उसका कोई अपना खुद का स्टाफ नहीं है। ये जो हमारे स्टाफ काम करते हैं, जिला कलेक्टर उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी हो जाएगा, नीचे एसडीएम से लेकर तहसीलदार ये रिटर्निंग ऑफिसर बन जाते हैं। और यही सारे स्टाफ एक तरह से डेप्यूटेशन पर किसके स्टाफ हो जाते हैं, ये सारे के सारे निर्वाचन आयोग के स्टाफ हो जाते हैं। ये धारा 19 में लिखा हुआ है। इसके बाद धारा 20 में आते हैं। देखो यहाँ पर धारा 20 में धारा 20 के आधार पर संभावना कम है कि यहाँ पूछा जाए, लेकिन इसमें जो बात लिखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर भी आप धारा 20 को जरूर याद रख ले। निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि करने में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी, मेन बात यहां पर है, अपने पद के कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है, अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में अगर असफल रहता है तो ये जो बात लिखी हुई 3 माह से 2 वर्ष तक का कारावास, ये जो सजा है, ये देखिए ये बड़ी मतलब एक तरह से बड़ी कठिन सजा यहाँ पर होगी कि 2 वर्ष तक का कारावास। हालांकि संभावना ऐसी कम होती है, लेकिन इसका प्रावधान क्या हुआ है 3 महीने से। अब यहां से आप ये ध्यान रखना है 3 महीने से 2 वर्ष। अब एग्जाम में 6 महीने से 2 वर्ष आ सकता है, 3 महीने से 5 वर्ष तक का आ सकता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। 3 माह से शुरू होकर 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, अथवा दोनों ही सजा हो सकती है। नॉर्मली जुर्माने की सजा हो सकती है, अगर अपने पदीय कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते हैं तो ऐसी सजा हो सकती है। ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ, न्यायालय ऐसा दंड कब दे सकता है। न्यायालय ऐसा दंड केवल, क्या मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी अथवा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत पर ही देगा। स्वतः संज्ञान लेकर ऐसा नहीं कर सकता है, उसके पास ये पावर नहीं है। और उपयुक्त के अलावा अन्य कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं करेगा, ठीक है ना। इनकी अगर शिकायत आएगी तो ही वो इन अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इस समय निर्वाचन के समय वो इनके अधिकारी है, इनकी पावर्स इन पर यहां पर रहेगी। धारा 21 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो भी अर्हता निरर्हता है वो सारी की सारी धारा भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये धारा पूछी जा सकती है। सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति, किसके सदस्य, नगर पालिका सदस्य। नगर पालिका सदस्य का मतलब जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके लिए अर्हता क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है। तो क्वालिफिकेशंस का मैंने 3-4 बिंदु में लिख दिया है। नगर पालिका के किसी भी वार्ड का निर्वाचक होना चाहिए, पहली बात, ये तो कॉमन बात है, आप सभी को पता है। मतलब अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उस वार्ड का निर्वाचक होना, उस वार्ड में वो निर्वाचक जो नामावली उसमें उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड मतदाता वहां का वो होना चाहिए, पहली बात। अगर वो आरक्षित स्थान से लड़ रहा है, किसी भी आरक्षित स्थान, हमने पढ़ा था कि भी आरक्षित स्थान किए जाते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, या अगर महिला का आरक्षण स्थान तो संबंधित वर्ग का ही होना चाहिए। अगर एससी वार्ड से लड़ रहा है तो एससी कैटेगरी का होना चाहिए, एसटी वार्ड से लग रहा है तो एसटी वार्ड का होना चाहिए, इस तरह से। तो संबंधित वर्ग का उम्मीदवार। आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, वोट देने के लिए उम्र 18 साल है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उम्र 21 साल कम से कम होनी है ना। आपको पता होना चाहिए एज के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, राज्यपाल के चुनाव लड़ने के लिए 35 साल की एज होनी चाहिए। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए 30 साल की एज, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 साल की एज, पंचायती राज और नगर निकायों में 21 साल की एज कम से कम होनी चाहिए, और वोट देने की उम्र जो है वो 18 साल है, ठीक है ना। तो ये एज क्राइटेरिया को पता होना चाहिए। और बाद में एक नई कंडीशन अब ये और जोड़ दी गई, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और परिवार के सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो ना। ये भी आपको यहाँ पर भर के देना होता है, भाई खुले में शौच कोई नहीं जाता और हमारे शौचालय। आप एक्ट में देखोगे तो शौचालय की भी परिभाषा लिखी हुई कि शौचालय की परिभाषा क्या है कि 3 दीवारों से बंद होना चाहिए, एक आगे दरवाजा होगा और ऊपर से शेड होगा, इस तरह के इसको शौचालय। परिवार की परिभाषा भी लिखेगी, परिवार में कौन आएगा। तो ऐसा एक्ट में तो लिखना जरूरी हो जाता है कि हर एक को वो डेफिनेशन वहां पर दी जाती है उसके कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ताकि कोई विवाद नहीं हो। परिवार में लिखा हो स्वयं उसके पत्नी है, बच्चे है और माता पिता है, तो माता पिता इनमें से कोई भी सदस्य खुले में, इस तरह का एक घोषणा उनको देनी होती है। तो ये तभी अर्हित होगा ये, ठीक है। मेनली ये 3 है और इसके साथ ये चौथी जोड़ी। अब यहां पर इसके बाद धारा 21 का बाद में जोड़ी गई है, ये थोड़ी इससे अलग है। यहां पर क्या, कुछ स्पेशल स्थानों पर, कुछ कतिपय स्थानों के लिए विशेष अर्हता है। विशेष अर्हता क्या है, या एज का क्राइटेरिया दे दिया गया, लिमिटेशंस
दी गई राज्य सरकार द्वारा विहित कुछ नगर पालिका के कतिपय स्थानों पर, मतलब कुछ विशेष स्थानों पर अन्य पात्रता के साथ ही आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष, यानी यहाँ पर 35 वर्ष की लिमिट लगा दी गई, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी लिमिट है कि यहाँ पर उस स्थानों पर सीटें कितनी हो सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से ऐसी सीटें 2 से अधिक नहीं हो सकती, है ना। जहां पर एज का क्राइटेरिया रहा है वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी जहां पर सीटें हैं, आरक्षित सीटें 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कंडीशन आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अगर एक कठिन लेवल का सवाल आता है ना, सत्य असत्य और कथन आपको पहचानने होते हैं, तो एक कठिन लेवल का सवाल आता है तो यहाँ इस लेवल तक जा सकता है। अगर एग्जामिनर ने कठिन सवाल पूछा तो इस लेवल तक भी आ सकता है। तो मेरा काम है यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, सारी चीजें पढ़ूंगा, किस लेवल तक आप पढ़ते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर इतना डीप लेवल हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर इतना डीप, बहुत टाइम पड़ा है। आप एक एक बार भी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद कठिन से कठिन सवाल भी आए तो आप कर सके, इसलिए हम इसको एक एक छोड़ेंगे कोई भी चीज, है ना, सारी चीजें लेकर चलेंगे। तो आपको पढ़ना है और थोड़ा सा जैसे जहां कठिन चीजें आती हैं वहां पर 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि कोई भी सवाल आपके छूटे नहीं। मान लो कठिन सवाल भी आ गया, कंपटीशन और टफ है, आप कब उसको पार कर पाएंगे, जब जो लास्ट के 4 या 5 या 7 सवाल ऐसे टफ सवाल आएंगे जो बहुत कम कैंडिडेट कर पाएंगे, वही तो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, वहीं से तो मेरिट तय होगी। इसलिए घबराना नहीं है, उन सवालों को भी करना है। क्या लिखा हुआ है, कम से कम दो से अधिक सीटें नहीं होनी चाहिए यहाँ पर अगर आरक्षित वर्ग है। जहां एससी, एसटी, ओबीसी या महिला सीट की संख्या 3 से कम हो वहां ऐसे केवल दो सीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1 सीट। जहां एससी, एसटी, ओबीसी या महिला सीट की संख्या 3 से कम हो। अब देखो एससी, एसटी, ओबीसी की सीट है, वहां वैसे भी 2 से अधिक सीटें तो हो ही नहीं सकती इस कंडीशन में, लेकिन एससी, एसटी की भी टोटली 3 सीटें हैं आरक्षित वर्ग की, तो वहां ऐसी केवल 1 सीट होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जहां अनारक्षित सीटें, इन एससी, एसटी, ओबीसी को छोड़ दीजिए, अनारक्षित सीटें की बात हो रही है, उसकी संख्या 5 से कम हो, मतलब वार्ड बहुत, वहां पर नगर पालिका क्षेत्र बहुत छोटा की संख्या कम है, अनारक्षित सीटें 5 से कम है, तो वहां पर ऐसी सीट केवल एक ही होगी। और जहां अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक है वहां प्रत्येक ब्लॉक में 1 सीट हो सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिला के 5 सीटों से ज्यादा नहीं हो सकती। ये कुछ कंडीशन है। यहां जब एक कठिन लेवल का सवाल बनाएंगे तब वहां पर इस तरह का आपको कंडीशंस देके पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए, इसलिए मैं पर ये लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं धारा 22, कॉमन सी बात है इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में लिखा। किसी व्यक्ति द्वारा 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, यह कॉमन बात है, आप सभी जानते होंगे। ये धारा 22 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक, ये आप देखेंगे ये लोकसभा पर, विधानसभा पर नॉर्मली लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ लागू होता है। एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा, लोकसभा में एक व्यक्ति 1 से अधिक जगह पर चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा प्रतिबंध है, ये धारा 22 में लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो चुनाव प्रचार की बात आती है, धारा 23 में चुनाव प्रचार से रिलेटेड है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चुनाव होना, उसकी अधिसूचना जारी करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। उसकी प्रकाशन की तारीख से निर्वाचन पूर्ण होने तक किसी भी उम्मीदवार या उसके सम्यक रूप से जो प्राधिकृत एजेंट है, अभिकर्ता, ज्ञान ध्वनि विस्तार को होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि के प्रदर्शन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी ये चुनाव प्रचार से रिलेटेड है। मैं लिख देता हूं यहां पर सामान्य भाषा में, चुनाव प्रचार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध के शॉर्ट में अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो इस तरह से पढ़ सकते। चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अब इसका उल्लंघन करने पर, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना और 6 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्वाचन हेतु निरर्हत किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट बात इसमें है, चुनाव प्रचार पर आपको पता है कि कुछ 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले इस तरह से बैन लगा दिया जाता है, लेकिन कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो वो सजा क्या है। अब वो प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें तो ये जाना कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 6 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो जहां पर भी इस तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष का मतलब क्या है, मतलब ये वाला चुनाव तो लड़ ही नहीं पाएगा, और 6 वर्ष करने का मतलब है अगला 5 साल बाद चुनाव होगा वो भी नहीं लड़ पाएगा। यानी
2 चुनावों के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो जहां पर भी अगर कोई डिस्क्वालीफाई होगा तो वो 6 वर्षों के लिए डिस्क्वालीफाई होता है सामान्यतः। 2 चुनावों के लिए उसको चुनाव नहीं लड़ सकता, इस तरह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो आदेश जारी करके ऐसी निर्भरता को हटा सकता है या काल अवधि को, यानी 6 साल की जो काल अवधि है निर्भरता की, उसको कम कर सकता है। ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास पावर्स हैं। क्लियर हो गया। वापस बात करते हैं, धारा 23 में क्या है, चुनाव प्रचार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग लगा सकता है। ठीक है। अगर इसका उल्लंघन करता है कोई सदस्य या फिर उसका कोई एजेंट, तो उसी पर बात तो उम्मीदवार पर ही आएगी। क्या सजा हो सकती है? 5,000 का जुर्माना लग सकता है और 6 वर्ष तक के लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये धारा 23 में लिखा हुआ है। न्यायालय भी ऐसे अपराध का संज्ञान, ध्यान देना, यही बात बार बार आएगी, न्यायालय सीधा कुछ नहीं लेता है। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियमित प्राधिकारी द्वारा परिवाद के बिना नहीं करेगा। जब वो शिकायत, परिवाद यानी शिकायत, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारे SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, उसका कोई प्राधिकारी है, जब तक वो शिकायत नहीं करता न्यायालय भी इसका संज्ञान नहीं लेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है। धारा 24 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इस धारा को भी याद रखना। ये धारा सबसे ज्यादा पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछी जा सकने वाली धारा में आती है धारा 24। धारा 24 को ध्यान रखना खास तौर पे सदस्यों के लिए। सदस्य कौन? जो नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। उसके लिए साधारण निर्भरताएं, निर्भरताएं अब आपको शब्द याद हो जाना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशंस। किस आधार पर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है? डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे हैं हम। साधारण निर्भरता है। पहली बात, सक्षम न्यायालय के द्वारा 6 महीने अथवा उससे अधिक का कारावास से दंडित किया गया हो। अगर किसी न्यायालय ने, कोर्ट ने उसे 6 महीने से या उससे अधिक का कारावास की सजा मिल गया तो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, कब तक होगा ये? कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 साल बाद निर्भर नहीं रहेगा, यानी डिस्क्वालीफाई नहीं रहेगा। इसका मतलब है जब से जेल से छूटेगा उसके बाद भी 6 साल तक तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जेल से छूटने के बाद भी 2 चुनाव तो वो नहीं लड़ पाएगा। यह निर्भरता लिखी हुई पहली बात। इस अधिनियम की धारा 245, अब इसी अधिनियम की धारा 245 क्या है? 245 में कोई भी अगर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का दोषी पाया जाता है तो उसके अधीन भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी धारा में 245 में ये बात लिखी हुई है कि सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण का दोषी पाया जाता है, यह बात लिखी हुई है, तो वो भी डिस्क्वालीफाई है। 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध। सामान्यतः जब क्या होता है कि 5 साल से अधिक की सजा किसमें मिलती है? कोई जघन्य अपराध होता है ना, उसी में इस तरह का सजा मिलता। तो भले ही उसको सजा नहीं हुई है, वो विचाराधीन भी है, कोर्ट के समक्ष उसका केस चल रहा है, विचाराधीन भी है, लेकिन उसमें 5 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। ऐसा कोई जघन्य अपराध के लिए विचाराधीन चल रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये तो आपने लोकसभा विधानसभा में भी ऐसा होता है कि अगर कोई जघन्य अपराध के लिए उसका केस चल रहा हो, विचाराधीन भी हो, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यहां पर भी हो गया, ये निर्भरता है। चीजें सिंपल है, 2 बार आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ के उसको लिख देंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण, अपमिश्रण का मतलब मिलावट, तो खाद्य मिलावट अधिनियम यह बना 1954 का, इसके तहत कोई अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाई हो। बाकी ये कॉमन चीज है, लाभ का पद धारण करता हो, कहीं पर भी केंद्रीय या राज्य सरकार में कोई पूर्णकालिक, अंशकालिक कोई वेतनिक पद धारण करता है, ये व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद धारण करता है, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। यानी पहले ये पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पद पे था पहले तो अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो ये पद छोड़कर चुनाव लड़ सकता है, पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पहले इस पद पर रहा हो तो वो तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो गया, उस पद पर रहते हुए नहीं कर सकता। धारा 35 या 41 ये अभी निर्भरता से संबंधित है, डिटेल में चीजें लिखी हुई, इसको आगे हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। तो धारा या 35 या 41 के अधीन जो भी निर्भरता लिखी हुई है, वो भी अगर निर्भरता है तो वो भी उस चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और इसके अलावा ज्यादा डिटेल में बात लिखी नहीं है, सिर्फ ये लिख दिया कि एमएलए के लिए भी कोई चुनाव लड़ता है, उसके लिए जो निर्भरता है वही निर्भरता इस पर भी लागू होगी, बस एक शर्त को छोड़कर। एमएलए के लिए 25 साल की एज होती है, ये 21 साल के भी लड़ सकता, तो इस शर्त को छोड़कर बाकी जो एमएलए पर निर्भरता का शर्तें लागू होती है वो इस पर भी लागू हो जाएगी। इसके अलावा दिवालिया या फिर विकृत नहीं होना चाहिए, अगर ये घोषित कर दिया तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा क्या लिखा हुआ, इस अधिनियम में यथा उपबंधित प्रावधान को छोड़कर, कुछ प्रावधान लिख रहे हुए,
इस अधिनियम में कुछ प्रावधान लिखे हैं, मैंने इसको बहुत डिटेल में नहीं लिखा हुआ, आप अधिनियम आपको डिटेल में उसकी जरूरत भी नहीं है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए कि ये यहाँ पर ये लागू नहीं होगा, उस प्रावधानों को छोड़कर, यथाबंदी प्रावधानों को छोड़कर नगर पालिका की ओर से जारी किसी संविदा में, कॉन्ट्रैक्ट में, नगर पालिका कोई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर आप देखेंगे टेंडर वगैरह निकाला हो, है ना, तो उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो उनका, तो संविदा में स्वयं या फिर उनकी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर स्वयं या किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का हिस्सा रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर निर्वाचन नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। या तो स्वयं या किसी अन्य के द्वारा उसका कोई हिस्सा हो उसके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अगली बात, नामांकन भरते समय नगर पालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी हो। जब वो नामांकन भर रहा हो तो नगर पालिका की ओर से अगर उसका वो वकील बनाया हुआ हो, उसका वैतनिक विधि व्यवसाय का मतलब वहां पर उसकी तरफ से केस लड़ने वाला कोई वकील है, तो पहले तो उस पर एक तरह से उसको पड़ेगा वहां से, या फिर उस नगर पालिका जिसका चुनाव लड़ रहा है उसके विरुद्ध ही वहां पर कोई केस लड़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेट आपको ध्यान में रखनी, स्पेशल 1995 तो याद रखनी है। 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतानें नहीं रही हो, ठीक है ना, तो 2 से अधिक संतानें है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, कब से? 27 नवंबर 1995। डेट जरूर याद कर लेना, जहां से सवाल पूछा जाएगा वो यही बात रहेगी कि डेट, यहां से डेट चेंज करके दे सकते हैं, या फिर ये तो आप सभी को वैसे भी पता है कि 2 से अधिक संतान वाला चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, क्योंकि ये तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है थ्योरी में, वो डेट है। 2 से अधिक वर्षों से नगर पालिका का बकाया चल रहा है, नगर पालिका में कुछ उसको देना है, उसका बकाया चल रहा है और नगर पालिका ने उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है वसूली की, तो ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले वो पूरा करना पड़ेगा तभी ऐसा चुनाव लड़ पाएगा। सक्षम न्यायालय द्वारा नगर पालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग, उस पर अतिक्रमण कर दिया, उस पर गबन कर लिया, उसको जब्त कर लिया, करने का दोषी ठहराया हुआ, ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1970 की धारा 117, अब इस धारा 117 में क्या है, ये कुछ सिक्योरिटी जमा कराने से संबंधित, कोई भी सिक्योरिटी अगर उसकी बाकी है, मतलब एक तरह से कर्जा है, सिक्योरिटी एक अलग तरह का कर्जा भी है, बॉन्ड उसका बाकी हो, उसके अधीन कोई दोषी पाया गया हो, ठीक है, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मैंने यहाँ पे परंतुक ये डाला हुआ है, प्रतिभूति जमा कराने की अवधि के पश्चात वो क्वालिफाई नहीं होगा। अगर उसने जो सिक्योरिटी बाकी थी वो सिक्योरिटी जमा करा दी, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या है, केंद्रीय राज्य स्थानीय प्राधिकार के अधीन किसी सेवा से दुर्व्यवहार के कारण उसे हटा दिया गया हो, सेवा में रहा हो और बाद में उसको हटा दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति दुर्व्यवहार के कारण, सेवा में गलत उसके नेचर के कारण, गलत कैरेक्टर के कारण, यहाँ पर दुर्व्यवहार के मिसकंडक्ट के कारण उसको हटा दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर ऐसा कोई प्रतिबंधित, इस पूरी बात लिखी हुई है, इस अधिनियम में यथा प्रतिबंधित व्यवसाय में संलग्न रहा हो, मैंने सिंपल सी बात लिखी, कोई भी ऐसा प्रतिबंधित जिसको अधिनियम में प्रतिबंधित माना गया है, ऐसे व्यवसाय में संलग्न रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इतनी सारी बातें थी, एक बार आप रिपीट करेंगे तो सारे, बस आपको याद रहनी चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ऑप्शन में अगर आता भी है तो इनमें से कोई या तो डिस्क्वालीफाई वाला आपको लिखा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा ये बात, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं धारा 25 आज की इस वीडियो का, वो है मतदान का अधिकार किस किस को होगा, ठीक है ना, मतदान का अधिकार यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आप कॉमन सी बात है, धारा याद रखने वाली बात है, यहाँ पर धारा को याद रखना पड़ेगा। 24 25 इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी 24 है, लेकिन 25 महत्वपूर्ण है, याद रखने वाली है। जो वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है, पहली शर्त ये होगी कि भाई वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत तो होना ही चाहिए। अब देखो यहां से सवाल क्या पूछा जा सकता है, बट मतदान करने का अधिकार किसके पास होगा, वोट देने का हक किसके पास होगा, उस वार्ड के सभी सदस्यों को, सभी सदस्य तो होता ही नहीं अपन, उस वार्ड के वयस्क सदस्यों को, वयस्क सदस्य जिसको हम 18 साल से ऊपर मानते, क्या वो सभी? नहीं, वो सभी भी नहीं होंगे, केवल वही मतदान करने का हकदार होगा जो रजिस्ट्रीकृत है। तो रजिस्टर्ड मतदाता ही वोट कर सकता है, ध्यान देना, वापस रिपीट कर रहा हूं, उस वार्ड के सभी वयस्क मतदाता, जरूरी नहीं हो मतदाता हो, मतदान करता हो, फिर भी यहां पर वो वोट करने का हकदार नहीं होगा अगर वो निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर्ड मतदाता, उस वार्ड के सभी रजिस्टर्ड मतदाता ही, ठीक है, पंजीकृत मतदाता, रजिस्ट्रीकृत लिखा हुआ ना, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, सब जगह एक्ट में आपको रजिस्ट्रीकृत ही मिलता, इसको पंजीकृत शब्द भी आ सकता है, रजिस्ट्रेशन को हम पंजीकरण बोलते, पता होगा आपको,
पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, उस वार्ड में मत का हकदार होगा, पहली बात। लेकिन कौन नहीं होगा ये भी पता होना चाहिए, किंतु वो व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा। ये निर्वाचक है, वोट देने वाले की बात हो रही है। पिछली बार जो हम बात कर रहे थे वो सदस्य की निर्भरता थी, यहाँ पर जो निर्भरता की बात हो रही है वो वोट देने वाले वोटर की हो रही है। तो मत करने का हकदार नहीं होगा कौन? तो धारा 14 में निर्दिष्ट निर्भरता जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है उसके अध्याधीन है। धारा 14 हमने पढ़ी थी, भारत का नागरिक नहीं हो, विकृत दिवालिया हो या भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया गया हो, ऐसा व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, ये लिखा हुआ है। किसी कारागार में परिरुद्ध है या पुलिस कस्टडी में है अथवा दंडादेश के अधीन है, ऐसा व्यक्ति भी वोट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक बात और लिखी है, निवारक निरोध कानून के तहत अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति है उस पर यह लागू नहीं होता। निवारक निरोध एक अलग कानून होगा, हम आर्टिकल 22 संविधान के अनुच्छेद 22 में इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी एक लंबी कस्टडी होती है, लंबा केस चलता है ना, उसके बाद हो सकता है वो दोषी पाया जाए या नहीं पाया जाए, इसलिए तो यहाँ पर छूट मिली हुई है। होना तो ये उल्टा चाहिए था कि निवारक निरोध, क्योंकि एक कठोर कानून होता है हर किसी व्यक्ति पर वो लगता नहीं, तो इसको छूट नहीं मिलनी चाहिए, इसको छूट मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा लग सकता है, लेकिन हमें वैसा ही चलना पड़ेगा जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। इस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिस कस्टडी में है, कारागार में, तो वो हकदार नहीं होगा। लेकिन निवारक निरोध कानून है, उस पर ये लागू नहीं हो दे सकता कोई भी व्यक्ति। ये लास्ट कॉमन सी बात है, आप सभी इस बात को भी जानते होंगे, लेकिन ये धारा 25 में लिखा हुआ, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में वोट नहीं कर सकता, है ना। कई बार ये इस तरह से होता है, जब जैसे एक लड़की की शादी दूसरी जगह हो जाती है तो उसका नाम एक वार्ड में भी चलता है, दूसरे वार्ड में भी चलता है, लेकिन वोट एक से अधिक वार्डों में वोट नहीं दे सकता और ना ही एक ही वार्ड में एक से अधिक बार वोट दे सकता है। अन्यथा क्या होगा, उसके समस्त मत, दो जगह वोट दिए दोनों जगह वोट खारिज हो जाएंगे, दो बार वोट दिए दोनों ही वोट खारिज हो जाएंगे। तो एक जना एक ही वार्ड में वोट दे सकता है, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे दोनों जगह उसका नाम हो, लेकिन वोट एक ही जगह दे सकता है और एक वार्ड में भी एक ही बार वोट दे सकता है। तो ये है मतदान, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसा करते हैं, एक बार इसको फास्टली हम वापस रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप रिवीजन वीडियो को वापस करके देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बार रिवीजन करा देता हूं शॉर्ट में। धारा 16 में क्या है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में उल्लेख है। राज्य निर्वाचन आयोग सबसे ऊपर, उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग इसको नाम निर्दिष्ट करता है। इसके कार्य क्या है ये हमने लिख दिया। कार्य क्या है, सुपरविजन करना। एक बात यहां पर याद रखना, जो भी चुनाव चल रहे हैं, जो भी चुनाव की तैयारियां उस क्रमशः हमें करनी पड़ती है, ठीक है ना, उसका पर्यवेक्षण करना, सुपरविजन करना। क्लियर हो गया। धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, हर जिले में एक होता है, ये भी सुपरविजन करता है, तैयारियों का जायजा लेता है, देखता है। क्लियर हो गया। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नीचे होता है। इसके बाद धारा 18 में हमने क्या पढ़ा था, एक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्टाफ उपलब्ध करवाएगा। जो भी स्थानीय प्राधिकारी है राज्य की सरकार में जो भी है, इनको स्टाफ करेगा और ये सारा स्टाफ डेप्यूटेशन पर माना जाएगा कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन आ गए, उसका कहना मानेंगे, अब राज्य सरकार का नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा धारा 20 में अगर कोई भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं करता, उसका दोषी पाया जाता है, तो उसको सजा हो सकती है 3 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास, 1000 रुपए का जुर्माना, और दोनों सजा हो सकती है। लेकिन ऐसी सजा केवल इनकी शिकायत पर या फिर इनके अधिकारियों की शिकायत पर न्यायालय दे सकता है। सदस्य होने के लिए अर्हता क्या है, सदस्य यानी नगर पालिका के सदस्य होने के लिए अर्हता, वार्ड का निवासी होना चाहिए, अगर आरक्षित वर्ग से लड़ रहा तो आरक्षित वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, और 21 साल की एज होने चाहिए, पहले होना चाहिए, खुले में सोचो। कुछ खास स्थानों पर लिमिट लगा दी है, 21 साल से 35 साल, और उसकी भी एक लिमिट है कि SC ST OBC की सीटें वहां पर 2 से अधिक सीटें नहीं होगी। अगर इनकी भी सीटें 3 से कम है तो वहां पर 1 सीट होगी, और अनारक्षित सीटें की संख्या 5 से कम है तो वहां पर 1 सीट होगी, और ज्यादा है तो हर ब्लॉक में 1 सीट हो सकती है, लेकिन फिर भी 5 सीटें से ज्यादा ऐसी सीटें नहीं हो सकती है। यानी ऐसी सीटें कहीं पर भी 5 से अधिक तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट 22 में क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है। 23 में क्या लिखा, चुनाव प्रचार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है, राज्य चुनाव आयोग लगा सकता है। उल्लंघन करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हालांकि इस कालावधि को कम किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा कर सकता है, ठीक है। और जब तक ये शिकायत नहीं करे तब तक न्यायालय ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। धारा 24 क्या है ये याद रखना है, ये वाली लाइन याद रखनी है कि सदस्य के लिए चुनाव लड़ता है उसके लिए साधारण डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी हुई, बाकी हमने पढ़ी ली। यहाँ 6 महीने से अधिक का कारावास हुआ हो तो नहीं लड़ सकता है, 6 साल तक नहीं लड़ सकता है। धारा 245 सकता है
दोषी हो, यानी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का दोषी पाया गया हो, 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के लिए भी वो विचाराधीन हो, सजा मिली हो नहीं मिली हो, केस भी चल रहा है, 5 साल की सजा मिल सकती है, ऐसे केस भी चल रहा है, तो भी वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मिलावट वाला अधिनियम, उसके मिलावट के कारण ये दोषी पाया होगा, मिलावट का दोषी पाया गया हो कानून के तहत, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लाभ का पद धारण करता हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। विधायक निर्वाचित होने के लिए वो योग्यता नहीं रखता है 25 साल की एज को छोड़कर, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 35 से 41 का दिन निर्हत हो, दिवालिया या विकृत हो गया हो, या फिर उसके नगर पालिका के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में खुद हिस्सा रखता हो, तो भी नहीं होगा यहाँ पर। वेतनिक विधि व्यवसायी हो नगर पालिका का, या उसके विरुद्ध ही केस लड़ रहा हो, तो भी नहीं कर सकता। 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए। डेट याद रखना 27 नवंबर 1955। ठीक है। 2 से अधिक वर्षों से नगर पालिका का बकाया हो और चुकाया नहीं और वसूली की कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई हो, और इसके अलावा नगर पालिका की संपत्ति या निधि का उसने दुरुपयोग या फिर गबन का दोषी हो। सीआरपीसी 1973 की धारा 117 जिसमें है कि वो प्रतिभूति जमा कराने का दोषी हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर चुका दिया है उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई। और किसी सरकारी सेवा में रहा हो लेकिन अपने दुर्व्यवहार के कारण उसको वहां से हटा दिया गया, ऐसा व्यक्ति भी ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इस अधिनियम में जो प्रतिबंधित व्यवसाय दे रखा है उसमें डिस्क्वालीफाई है। मतदान का अधिकार, पहले तो पंजीकृत होना चाहिए, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। किसे वोट देने का हक नहीं होगा, जो 14 में निर्दिष्ट निर्भरता है या फिर कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, वोट नहीं दे सकता। एक से अधिक वार्ड में वोट नहीं दे सकता, एक ही वार्ड में एक से अधिक बार वोट नहीं दे। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 26 से बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।